नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 4 होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है शिक्षण अभिरुचि, जिसे आप लोग सीडीपी के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो बाल मनोविज्ञान एवं सीखने की प्रक्रिया। ठीक है, तो सबसे पहला आप लोग ये जान लो कि आप लोग का ना जो प्री डीलेट एंट्रेंस एग्जाम मतलब पंडित सुंदरलाल शर्मा से ना अगर आप लोग प्री डीलेट एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिल किए हो ना, और उसका अगर कि सबसे पहला अगर आप लोग सिलेबस देखोगे ना, तो जो आप लोग का विषय जो है ना शिक्षण अभिरुचि मतलब सीडीपी, उसमें एक टॉपिक है आप लोगों का बाल मनोविज्ञान एवं सीखना। अब आप लोग बोलोगे एग्जैक्ट ये तो नहीं लिखा हुआ है सर। तो सबसे पहले मैं बता दूं, कई चीज़ें ना आप लोगों के सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे। कैसे? तो सबसे पहला ये जो टॉपिक है ना बाल मनोविज्ञान एवं सीखने की प्रक्रिया ना, तो इसको सबसे पहला आप लोगों को थोड़ा सा सरल तरीके से समझा देता हूँ। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक आप लोग सुनिएगा। ठीक है, बाल मनोविज्ञान एवं सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है ना, इसका मतलब ये है कि हाँ, इस विषय पर ना कुछ मनोविज्ञान जो ऐसे हैं ना जिन्होंने शोध किया, मतलब जो मनोवैज्ञानिक जो थे ना, उन्होंने शोध किया और शोध करके ये पता लगाया कि एक जो बालक है उनके सीखने की प्रक्रिया क्या होता है, किस तरीके से वो सीखता है, किस तरीके से वो सरल से सरल तरीके से सीख पाता है। और साथ ही अलग अलग जो बालक है उनकी मनःस्थिति किस प्रकार से होती है, वो छोटे रूप में किस प्रकार से सोचते हैं, जैसे धीरे धीरे बड़े होते हैं तो किस प्रकार से सोचते हैं ना, इन सारे तरीकों का ना जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने शोध किया और अपने ना एक सिद्धांत को प्रतिपादन किया, मतलब एक थ्योरी दिया उसको। ठीक है, और इस थ्योरी को ना जितने भी अभी के जो वर्तमान के शिक्षक हैं ना, सारे लोग उनको पढ़ते हैं और पढ़ करके ये समझते हैं कि एक जो बालक है उनकी सीखने की प्रक्रिया क्या होता है, किस प्रकार से वो सरल तरीके से और बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो इन तमाम थ्योरी को इसमें पढ़ना होता है। और ये जो टॉपिक है ना वो आप लोगों को भी पढ़ना पड़ेगा। और ये जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसमें से प्रश्न पूछे ही जाते हैं हर साल। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया ना कि मनोवैज्ञानिक जो होते हैं वो किस प्रकार से बालक सीखते हैं, उसका शोध करते हैं। और इन्हीं शोध को ना एक शिक्षक होने के नाते आप लोग इसका अध्ययन करोगे। और साथ ही जब आप लोग ना जब डीएलएड का कोर्स करोगे ना, तभी भी आप लोगों का एक बाल विकास करके एक बुक आएगा, उसमें भी आप लोगों को अलग से एक विषय के तौर पर उसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, आप लोग ना बालक की जो सोच है, उसकी सोचने की जो क्षमता है, उसकी समझने की जो क्षमता है, किस प्रकार की सीख पाता है, इन सारी चीज़ों का जिक्र उसमें किया गया है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं करेंगे, फटाक से सबसे पहले ना हम लोग इसका जो थ्योरी है उसको पढ़ेंगे। और उसके बाद ना टोटल मैं आप लोगों से ना 25 एमसीक्यू मतलब क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, और उसके बाद ना ये जो वीडियोस आप लोगों को जो मिलेगा ना, उसके बाद ना 1 घंटे बाद मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इसका जो थ्योरी है वो और 25 क्वेश्चन है वो दोनों के दोनों को ना मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप लोग जा करके टेलीग्राम में सर्च कीजिए बाय एमडी धीवर करके, तो वहाँ आप लोगों को ना इसका जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर नहीं मिलेगा ना तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उसका जो लिंक है वो डाल दूंगा। ठीक है, तो डायरेक्टली आप लोग मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ जा सकते हो। साथ ही व्हाट्सअप का जो चैनल है ना वो भी मैं बनाया हूँ, तो उसका भी लिंक आप लोगों का इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा, तो जा करके डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा आप सभी लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार की जब भी मैं आप लोगों का क्लास लाऊं तो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले और प्रॉपर टाइम पे आप लोग क्लास ले पाओ। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए क्लास को फटाक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का जो टॉपिक है उसको ध्यानपूर्वक देखो, शैक्षिक बाल मनोविज्ञान एवं सीखने सिखाने की प्रक्रिया बोला गया है। तो सबसे पहले हम ना इसका जो थ्योरी है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं, आप लोग केवल सुनिएगा। ठीक है, चलिए मैं ध्यान से पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए। बाल मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान का ही एक भाग है। बाल मनोविज्ञान का ज्ञान सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य है। बच्चों की क्षमता, रुचि एवं क्रियाशीलता के बारे में जानकारी बाल मनोविज्ञान द्वारा प्राप्त की जा सकती है। मानव समुदाय के विकास के बारे में अध्ययन करना भी बाल मनोविज्ञान का ही कार्य है। बालक के मन का अध्ययन करना ही बाल मनोविज्ञान है। इसके साथ ही साथ बालक के शारीरिक मानसिक गतिविधि का अध्ययन भी आता है। उसके अलावा नेक्स्ट को पढ़ो। क्रो के अनुसार बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो बालकों के विकास का अध्ययन गर्भकाल से किशोरावस्था तक करता है। बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालकों की भाषा, संवेग, प्रत्यात्मक ज्ञान, खेल, व्यक्तित्व, चरित्र, कुसमायोजन, मानसिक व्याधियाँ, मानसिक आरोग्य विज्ञान आदि विषय का अध्ययन किया जाता है। अर्थात बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक के गर्भकाल से किशोरावस्था तक उनके मानसिक शारीरिक अवस्थाओं का विकास ही बाल मनोविज्ञान है।
उसके अलावा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को जान लो। वातावरण के साथ समायोजन बनाए रखना ही सीखना है, अर्थात अनुभव प्राप्त होना ही सीखना है। गेट्स के अनुसार अनुभवों के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही सीखना है। सीखना किसी कार्य को करते समय जो अनुभव प्राप्त होता है उससे बालक सीखता है। नेक्स्ट क्या कह गया है, चलो उसको भी ध्यानपूर्वक ना हम लोग पढ़ते हुए चलते हैं, तो ध्यान से आप लोग भी पढ़िएगा, ठीक है। सीखने के नियम दिया है तो ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। सबसे पहला देखो तत्परता का नियम। बालक जब किसी कार्य को करने के लिए तैयार रहता है तो उसे आनंद प्राप्त होता है, परंतु जब किसी कार्य को करने के लिए तैयार नहीं होता है तो उस कार्य को सीखने की इच्छा नहीं होती। तो सबसे पहला ना मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो सीखने का जो नियम जो फर्स्ट जो दिया है ना, वो आप लोगों का जो प्री डीलेट एंट्रेंस एग्ज़ाम मतलब व्यापम का जो प्री डीलेट एंट्रेंस एग्ज़ाम था ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। बोला गया था ना कि सीखने के नियम किससे हैं, मतलब एक वैज्ञानिक का नाम दे दिया गया था और पूछा गया था कि थार्नडाइक के सीखने के नियम में से कौन सा नियम इसमें है करके पूछा गया था, ठीक है। तो ये जो सीखने का जो नियम है वो थार्नडाइक का नियम है, ये याद रखना है। और ये जो नियम जो बोला है ना, इसके लाइन टू लाइन को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। पूछा गया था सेम टू सेम क्वेश्चन, ठीक है। और उसके अलावा दूसरा को पढ़ो, अभ्यास का नियम। किसी कार्य को बालक जितनी बार करेगा उतनी ही सरलता से वह उस कार्य को कुशलता व शीघ्रता से सीखता है। अगर मैं आप लोगों को सरल तरीके से फर्स्ट वालों को पहले समझाऊं, तत्परता का नियम। तत्परता का नियम ये कहता है कि अगर बालक किसी कार्य को करने के लिए तैयार होता है और उसे आनंद प्राप्त होता है, मान लो अगर आप लोग किसी कार्य को करते हो और आनंद मिलता है, मतलब आंतरिक अगर कि आप लोगों को मोटिवेशन मिलेगा, तो उस कार्य को करने के लिए आप लोग ज़्यादा ही प्रेरित होगे ना, आप लोग करना उसे पसंद करोगे ना। और अगर उसे कार्य को करने के लिए तैयार नहीं होगे, मतलब इच्छा नहीं करेगा, तो उस कार्य को आप लोग नहीं करोगे। ये जो है वो तत्परता का नियम कहता है, ठीक है। उसी प्रकार से अभ्यास का नियम। किसी कार्य को अगर आप लोग बार बार करोगे तो वो आप लोगों को क्या होगा, बहुत ही अच्छे से सीख पाओगे और सरलता से उस कार्य को और कुशलता से कर पाओगे। तो ये अभ्यास का नियम कहते हैं। मान लो अगर आप गाड़ी चलाना सीखते हो तो बार बार आप जब चलाओगे ना, तो आप लोग गाड़ी चलाने में इन्फ्लुएंसी आती है ना, सरलता से आप लोग सीख जाते हो ना। एक हाथ छोड़ करके चला लेते हो, कभी कभी दोनों हाथ छोड़ देते हो, सेम टू सेम करते हो ना वैसा। तो ये आप लोग का जो अभ्यास का नियम है वो कहता है, ठीक है। उसके अलावा चलिए थर्ड को पढ़ते हुए चलते हैं, परिणाम का नियम। बालक वही कार्य करना चाहता है जिसे करने से उसे सुख मिलता है, उसका परिणाम अच्छा होता है तो वह उसे सरलता से सीखता है। उसके अलावा नेक्स्ट को देखो, विगत वर्षों में आए हुए तथ्य, मतलब विगत वर्षों में जो प्रश्न वगैरह पूछे गए ना, तो इसके बारे में दिया गया है, ठीक है। सबसे पहला स्किनर के अनुसार करके दिया है, उसे ध्यान से पढ़ो। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। तो स्किनर का क्या कहना है, जो ये सीखना है उसके बारे में, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। तो इसे आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। प्री डीएलएड 2022 में पूछा गया था। उसके अलावा फर्स्ट को पढ़ो, मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र के अंतर्गत एक छोटा सा प्रकरण था। दूसरा को पढ़ो, 20वीं शताब्दी में मनोवैज्ञानिक वॉटसन, वुडवर्थ, स्किनर, मैकडूगल, थार्नडाइक ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा। विज्ञान का विषय वस्तु व्यवहार है। तो ये जो दूसरा है वो इम्पोर्टेंट है, चाहो तो ना नोट करके रख लो, वरना मैं आप लोगों को PDF प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे ऐसे जो कथन होते हैं वो, ठीक है। चलिए थर्ड को पढ़ते हैं, अधिगम या सीखना बहुत ही सामान्य और प्रचलित प्रक्रिया है। जन्म के तुरंत बाद से ही अधिगम प्रारंभ हो जाता है और फिर बालक जीवन पर्यंत तक कुछ ना कुछ सीखते रहता है। तो थर्ड को थोड़ा सा समझाओ ना, तो अधिगम का जो मतलब होता है सीखना या लर्निंग होता है, ठीक है। जो अधिगम होता है, जन्म के बाद बालक किसी न किसी प्रकार से कुछ ना कुछ देख करके सुन करके सीखते ही रहता है, और ये जीवन पर्यंत तक की चलता रहता है, जब तक कि मृत्यु न हो जाए तब तक कुछ ना कुछ प्रत्येक दिन हम लोग सीखते ही रहते हैं, ठीक है। तो ये अधिगम प्रक्रिया कहता है। फोर्थ को पढ़ो, शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने तथा शिक्षण की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। फिफ्थ को पढ़ो, विशेष समूह के बालकों की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अध्ययन कक्षाओं में करते हैं, उसे शिक्षण मनोविज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट छठवां को पढ़ो ध्यान से, छात्रों की आवश्यकताओं और रुचियों को जानने में शिक्षक का ज्ञान शिक्षा का मनोविज्ञान विषय से संबंधित है। सातवां को पढ़ो, अधिगम या सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब जो ये अधिगम मतलब लर्निंग जो है ना, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले जो प्रमुख कारक है ना, उसको दिया गया है। पहला बुद्धि, दूसरा अभिक्षमता, तीसरा स्वास्थ्य, चौथा वातावरण, पांचवा अभिवृद्धि, छठवां परिपक्वता, सातवां वंशानुक्रम और आठवां अभिप्रेरण।
प्रेरणा। तो इतने सारे जो है ना टोटल 8 जो कारक जो है ना वो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक है, तो इसे आप लोगों को याद रखने हैं, ठीक है, इतनी सारी बातों को आप लोगों को, ठीक है। चलिए इतना ही थ्योरी आप लोगों को पढ़ने था और इसी आधार पर ना अब हम लोग ना इसका जो एमसीक्यू है उसे पढ़ते हुए चलेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि अब का जो प्रश्न है इसी प्रकार से लॉन्ग में पूछा जा रहा है, ठीक है, तो आप लोगों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलना है। तो चलिए सबसे पहला जो प्रश्न है ना उसे ध्यानपूर्वक सबसे पहला पढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विभिन्न गति डिफरेंस पेज से सीखने वाले विद्यार्थियों के अधिगमन को सुगम बनाने के लिए उचित नहीं है? ऑप्शन ए, एक ही समय में बहुत सारी अवधारणाओं को प्रस्तुत करना। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को उनके स्वयं के अनुभव एवं अवलोकनों पर आधारित उदाहरणों को देने हेतु प्रोत्साहित करना। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को सौंपने से पूर्व गतिविधि कार्य का विश्लेषण करने की कार्य को पूर्ण करने में कितना समय लगेगा और उसी अनुसार योजना बनाना। या ऑप्शन डी, तुलनात्मक रूप से धीमे सीखने वाले विद्यार्थी हेतु कुछ अतिरिक्त गतिविधि अभ्यासों का निर्माण करना। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए। सबसे पहले आप अगर आप थ्योरी भी नहीं पढ़ोगे ना तो ये आप लोगों का जो मेंटालिटी है ना उस पर रिलेटेड आप लोगों का प्रश्न है, ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए और सोच समझकर इसका जवाब दीजिए कि क्या इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। आप इसे एग्ज़ाम ही समझो, ठीक है, नॉर्मल समझोगे तो ये आप लोगों की गलती होगा, ठीक है। एग्ज़ाम है ऐसे आप लोग बनाओगे ना तब आप लोग का माइंड जो रहेगा वो एक्टिव रहेगा, ठीक है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। एक ही समय में बहुत सारी अवधारणाओं को प्रस्तुत करना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो चलिए सबसे पहला प्रश्न क्रमांक 1 को ध्यानपूर्वक पढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विभिन्न गति डिफरेंट पेज से सीखने वाले विद्यार्थियों के अधिगमन को सुगम बनाने के लिए उचित नहीं है बोला है? नहीं है मतलब निगेटिव पूछा गया। अगर निगेटिव प्रश्न पूछा गया तो आप लोग को निगेटिव आंसर भी लेना है ना, और इसमें जो निगेटिव हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक ही समय में बहुत सारी अवधारणाओं को प्रस्तुत करना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो अगर आप लोग मुझे ये बताओ कि अगर आप लोग कक्षा में कुछ पढ़ रहे हो, कुछ सीख रहे हो, और अगर मैं एक शिक्षक होने के नाते आप लोगों को एक ही समय में बहुत सारी चीज़ों को बता दूं, मतलब हिंदी का भी कुछ बता दूं, इंग्लिश का भी बता दूं, विज्ञान का भी बता दूं, सामाजिक विज्ञान का भी बता दूं, संस्कृत का भी बता दूं, विभिन्न प्रकार की अलग अलग जो अवधारणा है आप लोगों को एक ही समय में बता दूं, तो क्या आप लोग सुगम तरीके से मतलब अच्छे तरीके से सीख पाओगे? क्या नहीं ना सीख पाओगे आप लोग ऐसे से। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो ए है ना वो उचित नहीं है मतलब हो जाएगा, ठीक है। तो गलत जो होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो ए है ना वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं, तो ध्यानपूर्वक आप लोग भी पढ़ते हुए चलिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 को ध्यान से पढ़िए। किस प्रकार के समूह गठन से विभिन्न दृष्टिकोणों और सहकर्मी समर्थन के माध्यम से सीखने को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना होती है? ऑप्शन ए, समरूप समूह गठन। ऑप्शन बी, विषम समूह गठन। ऑप्शन सी, रुचि आधारित समूह गठन। या ऑप्शन डी, योग्यता आधारित समूह गठन। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। प्रश्न क्रमांक दूसरा को दोबारा पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को बीच में रोक लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों का जो आंसर है ना वो सरल होना चाहिए, मतलब सही होना चाहिए, ठीक है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, विषम समूह गठन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला मैं अगर कहीं आप लोगों को प्रश्न क्रमांक 2 को ना सरल तरीके से समझाऊँ ना, तो प्रश्न क्रमांक 2 में बोला गया था कि आप लोगों को एक समूह का गठन करना है, ठीक है। और समूह का गठन करने से क्या है कि किस प्रकार का जो सीखने के माध्यम है ना उसको बढ़ावा दे, मतलब ऐसे समूह का गठन करना है जिसमें सीखने का जो माध्यम है ना उसको बढ़ावा मिलना चाहिए, अच्छे से बच्चे सीखना चाहिए। तो किस प्रकार की समूह का गठन करोगे? विषम समूह का गठन ना करोगे। जी हाँ, कैसे? तो चलिए सरल तरीके से आप लोगों को समझाता हूँ। एक विद्यालय में अलग अलग प्रकार के बालक रहते हैं। हो सकता है कोई बालक को हिंदी का अच्छे से ज्ञान हो, कोई बालक को इंग्लिश का अच्छे से ज्ञान हो, कोई बालक ऐसा रहता है जिसे किसी और विषय का मतलब विज्ञान हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे अलग अलग फील्ड का जो ज्ञान होता है ना, तो वो अलग अलग बालकों में अलग अलग प्रकार से रुचि रहता है, ज्ञान उसमें रहता है। तो आप लोग मुझे ये बताओ कि अलग अलग बालकों को जो अलग अलग रुचि रखता है उसको लेकर के विषम तरीके से एक समूह बनाओगे जो अलग अलग रुचि लेकर के रहता है ना। तो ऐसे बालक को जब आप एक समूह बनाओगे विषम तरीके के बालकों का, तो क्या होगा
एक दूसरे के नॉलेज का ट्रांसफ़र होगा ना जी हाँ, जो हिंदी जानता है उसे इंग्लिश का भी ज्ञान हो जाएगा, जो इंग्लिश जानता है उसे हिंदी का भी ज्ञान हो जाएगा। तो ऐसे विषम तरीके के जो बालक होंगे ना, जो अलग अलग विषय का ज्ञान रखता है, तो ऐसे विषम समूह बनाओगे ना, ऐसे अलग अलग नॉलेज रखने वाले बालकों का समूह बनाओगे ना, तो सभी बालक समूह में रह करके अच्छे से सीख पाएंगे, सीखने को और भी बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो जो प्रश्न क्रमांक 2 है वो भी यही कहना चाहता है। ठीक है, तो विषम सब प्रकार के जो समूह है ना, उसका गठन करोगे ना, तो उसके माध्यम से सीखने को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। ये समझ में आया ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर बी जो है विषम समूह का गठन, वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हम लोग जब समूह का गठन करते हैं तो विषम का ही करते हैं, क्योंकि अलग अलग जो नॉलेज के बालक होते हैं, ताकि सभी बालकों को ना एक प्रकार से नॉलेज मिल सके सभी को, तो इसीलिए विषम समूह का हम लोग गठन करते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 3 को पढ़ो अब। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की मदद करता है। ऑप्शन ए स्वयं को समझने में, ऑप्शन बी बच्चों को समझने में, ऑप्शन सी समाज को समझने में, या ऑप्शन डी संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में करेक्ट हो जाएगा। कैसे? शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की मदद करता है। इसमें जो प्रश्न बोला गया है, सेम मैंने आप लोगों को थ्योरी में समझाया था ना, कि जो एक मनोविज्ञान होता है वो बालकों की जो विभिन्न आदतें होती है वो किस प्रकार के सीख सकते हैं, इन सारी चीज़ों का अध्ययन करता है और सर्च करता है, रिसर्च करता है, और रिसर्च करने के बाद एक थ्योरी देता है, मतलब एक बुक प्रकाशित करता है अपना थ्योरी को रख करके, ताकि जो आने वाले भविष्य के जो शिक्षक है वो उसके थ्योरी को पढ़कर, उसका जो सिद्धांत है उसको पढ़ करके बालक किस प्रकार से सीख पाएगा, इन सारी चीज़ को अध्ययन करता है और बालक को सरल तरीके से इसी प्रकार से पढ़ा सकता है। तो अगर शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की किस प्रकार से मदद करेगा, संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में ना मदद करेगा जी हाँ। अगर मान लो एक जो वैज्ञानिक है उन्होंने एक थ्योरी दिया है, तो उस थ्योरी को एक शिक्षक पढ़ता है और पढ़ करके क्या करता है, संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया को सुगम तरीके से, सरल तरीके से जो बालक है उसे पढ़ा सकता है, सिखा सकता है। तो संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में उसकी मदद मिलेगा ना जी हाँ, शिक्षक जो है उसको, और जो एक वैज्ञानिक का अगर की थ्योरी को पढ़ेगा उसमें। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 3 भी यही कहा है, शिक्षा मनोविज्ञान, मतलब जो एक मनोविज्ञान है ना, उसको शिक्षक किस प्रकार से मदद करता है, मतलब शिक्षकों की किस प्रकार से मदद होता है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थ्योरी में जो मैंने बताया था ना, सेम उसी से रिलेटेड प्रश्न है। ठीक है, अगर ध्यान से पढ़े होंगे ना, तभी आप लोग अच्छे से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा ना आप लोगों के लिए ना एक थोड़ा कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, तो थोड़े से ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ोगे तभी आप लोग समझ पाओगे, वरना ना कठिन हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यान से पढ़ो। सबसे पहला, कोल्ब के सीखने के चरण को उसके सही विवरण से मिलाए। मतलब ये है कि ये जो स्तंभ 1 दिया है और ये जो स्तंभ 2 दिया है ना, इन दोनों को आपस में आप लोगों को मिलाना है, मतलब सुमेलित करना है। ठीक है, सबसे फर्स्ट जो दिया है उसे पढ़ो, मूर्त अनुभव कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस। दूसरा को पढ़ो, मननशील अवलोकन रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। तीसरा, अमूर्त अवधारणा एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। चौथा को पढ़ो, सक्रिय प्रयोग एक्टिव एक्सपेरिमेंट। उसके अलावा स्तंभ 2 दिया है उसको पढ़ो, ए व्यवहारिक अनुभवों में संलग्न होना, बी विकसित व्यवहार परिकल्पना को परीक्षण किया जाता है, सी अमूर्त अवधारणा पर पहुंचना और व्यवहारिक परिकल्पना विकसित करना, डी विभिन्न दृष्टिकोणों से अनुभवों पर मनन करना। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। अगर नहीं पता होगा तो एटलीस्ट कम से कम गेस करने की कोशिश कीजिए। तो क्या इसका आंसर होगा बताने की कोशिश कीजिए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो चलिए सबसे पहला ना इसको हम लोग ना सुमेलित करते हुए, मतलब स्तंभ 1 और स्तंभ जो 2 दिया है ना, उसको आपस में मिलाते हुए चलते हैं। सबसे फर्स्ट को देखो आप लोग, मूर्त अनुभव कॉन्क्रीट एक्सपेरिमेंट। तो जो मूर्त अनुभव है ना, उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, व्यवहारिक अनुभव में संलग्न होना, ये करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा ये जो दूसरा दिया है ना, मननशील अवलोकन रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन जो दिया है ना, वो आप लोगों
लोगों का चौथा आ जाएगा, मतलब जो डी है ना वो करेक्ट हो जाएगा। विभिन्न दृष्टिकोणों से अनुभव पर मनन करना, ये दूसरा का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा तीसरा को देखोगे ना, अमूर्त अवधारणा एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन जो है ना वो आप लोगों का इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। अमूर्त अवधारणा पर पहुंचने और व्यवहारिक परिकल्पना विकसित करना, इसका जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा जो चौथा है ना, सक्रिय प्रयोग एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन जो दिया है ना, वो आप लोगों का जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। विकसित व्यवहार परिकल्पना का परीक्षण किया जाता है, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे जो प्रश्न है ना उसको आप लोगों को देख करके समझने की कोशिश करना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़े से रट लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं तो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो ना 1 घंटे बाद ना मैं आप लोगों को ना इसका जो PDF है वो प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो वहाँ से जा करके भी पढ़ सकते हो आप लोग, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को ध्यान से पढ़िए। यूनेस्को रिपोर्ट 1996 द्वारा प्रस्तावित सीखने के 4 स्तंभ है। ऑप्शन ए 4ES शिक्षा, सशक्तिकरण, उत्कृष्टता, संलग्नता। ऑप्शन बी 4CS संप्रेषण, आलोचनात्मक चिंतन, सृजनात्मकता, सहयोग। ऑप्शन सी जानने के लिए सीखना, काम करने के लिए सीखना, कुछ होने के लिए सीखना, एक साथ जीने के लिए सीखना। या ऑप्शन डी पढ़ना, लिखना, गणित, आलोचनात्मक चिंतन। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। जानने के लिए सीखना, काम करने के लिए सीखना, कुछ होने के लिए सीखना, एक साथ जीने के लिए सीखना, ये जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो यूनेस्को रिपोर्ट 1996 द्वारा जो प्रस्तावित 4 जो स्तंभ है ना वो यही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहला आप लोग ये जान लीजिए कि ये जो यूनेस्को है ना वो क्या है। सबसे पहला आप लोग ये जान लीजिए यूनेस्को का, अगर मैं स्पेसिफिक आप लोगों का उसका कार्य को बताऊं ना तो ये संगठन जो है वो शिक्षा के लिए, कला के लिए, संचार के लिए, सूचना के लिए ना अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, इसका जो कार्य है वो हो जाता है यूनेस्को का, ठीक है। और अगर मैं यूनेस्को का मुख्यालय की बात करूँ ना तो यूनेस्को की जो मुख्यालय जो है ना वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। कहाँ है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो स्थित है। ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं, तो आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 को ध्यान से पढ़िए। कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियां। ऑप्शन ए सीखने में बाधा उत्पन्न करती है। ऑप्शन बी विद्यार्थियों की समस्या का समाधान करने में सहायता करती है। ऑप्शन सी सीखने में विद्यार्थियों की कमजोरी की परिचायक है। या ऑप्शन डी सीखने की गति को धीमा करती है। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। अगर ध्यान से पढ़ोगे तो ये प्रश्न इजी है आप लोगों के लिए, तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले। तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थियों की समस्या का समाधान करने में सहायता करती है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो प्रश्न क्या बोला है, कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियाँ। आप लोग मुझे ये बताओ कि अगर अभी आप लोग प्रश्न को सॉल्व करते हो, अगर प्रश्न को सॉल्व करते हो तो आप लोगों से भी गलतियां हो जाती है ना, मतलब कोई और प्रश्न का कोई और ऑप्शन ले लेते हो गलत प्रश्न। इससे क्या होगा, जब आप लोग गलतियां करते हो तो आप लोगों से ये होगा कि आप उनसे सीखते हो। मतलब अगर कभी दोबारा उस प्रश्न को आप लोगों के सामने आएगा ना तब आप लोगों को समझ में आएगा कि नहीं, मैंने ना ऑप्शन नंबर डी को सही ले लिया था, लेकिन ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट था, ये मेरे से गलती हुआ था। तो ऐसे आप लोगों का जो माइंड है वो एक्टिव रहेगा। सेम उसी प्रकार से होता है कि जो बालक जो होता है वो अगर किसी प्रकार की गलतियाँ करते हैं ना तो वो गलतियाँ जो होती है उस समस्या को समाधान करने के लिए, मतलब दोबारा जब किसी उसी अगर कहीं टॉपिक पे आता है, उसी अगर कहीं समस्या को समाधान करने आता है ना तो बेहतर तरीके से उस समस्याओं का समाधान कर पाता है, ठीक है। तो जो गलती होता है वो एक समस्या नहीं होता, वो समस्या को समाधान करने में सहायता करती है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। और मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ कि CDP में आप लोगों को हमेशा पॉजिटिव आंसर लेना है, ठीक है, निगेटिव बिल्कुल भी नहीं लेना है। इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों से बोलते रहता हूँ। चलिए फिर से आप लोगों के सामने ना एक कोड प्रश्न आ गया। आज का जो प्रश्न है ना वो मज़ेदार है, ठीक है। इसी प्रकार के प्रश्न अभी के डेट में ना आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 7 को सबसे पहला ध्यानपूर्वक पढ़िए। नीचे 2 कथन दिए हैं, अभिकथन ए और कारण आर इन कथनों के संदर्भ में सही
उत्तर का चुनाव करें। मतलब ये जो अभिकथन ए दिया है सबसे पहला आप उसे पढ़ो। अधिगम एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। कारण आर को पढ़ो। अधिगम के उपयोगी होने के लिए उसे जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। ऑप्शन ए, अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं। कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं किंतु कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही नहीं है। या ऑप्शन डी, अभिकथन ए गलत है और कारण आर सही है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। अभी तो इसी प्रकार का प्रश्न पूछा जा रहा है ना आप लोगों से, तो बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है। तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो ए है ना वो करेक्ट हो जाएगा। अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है। कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो सबसे पहला अभिकथन ए को पढ़ो। अधिगम एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, सीखना। तो हम लोगों ने थ्योरी में भी पढ़ा था ना कि जो सीखना है वो जीवन पर्यंत तक की, जब तक कि मृत्यु न जाए तब तक प्रतिदिन हम लोग कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। तो ये तो करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा कारण आर को देखो, अधिगम के उपयोग होने के लिए उसे जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। तो अगर आप लोग जब कोई चीज़ सीखते हो, तो अगर कोई चीज़ सीख लेते हो ना, तो उसे जब तक अपने जीवन से जोड़ोगे नहीं, कहाँ से अच्छे से उसका उपयोग कर पाओगे आप लोग ये बताओ। तो ये जो अभिकथन ए है और जो कारण आर है ना वो दोनों सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या करता है। ये आप लोगों को समझ में आया ना। और ऐसे अगर कहीं प्रश्न पूछा जाए ना आप लोगों के एग्जाम में ना, तो अधिकतर जो ऑप्शन नंबर जो ए होता है वो 90% सही होता है। ठीक है, तो तुक्का आप लोगों को नहीं मारना है, एक बार पढ़ लेना है, उसके बाद ही आप लोगों को सही आंसर देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। फिर से एक कोड प्रश्न है, ठीक है, तो ध्यान से पढ़ते चलिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रश्न क्रमांक 8 को ध्यान से पढ़ते हैं। निम्नलिखित सुमेलित कीजिए। मतलब ये जो स्तंभ 1 दिया है और स्तंभ 2 दिया है ना, मतलब ये जो मनोविज्ञान और जो सिद्धांत दिया है उसे आपस में सुमेलित करते हुए चलना है। सबसे पहला ए को देखो E.L. थार्नडाइक, दूसरा को देखो इवान पावलोव, सी को देखो B.F. स्किनर, या डी को देखो वोल्फगैंग कोहलर। उसके अलावा सिद्धांत दिया है पहला सूझ का सिद्धांत, दूसरा प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, तीसरा शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, या चौथा क्रिया प्रसूता का अनुबंधन। तो नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चुनाव करें। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए। सबसे पहले आप इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, तो आप लोगों को ध्यानपूर्वक समझना है और बताना है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप, फिर इसका आंसर मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक दूंगा। तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो सबसे पहला स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को आपस में सुमेलित करने के लिए बोला था। मतलब मनोवैज्ञानिक और जो सिद्धांत है ना उसको आपस में सुमेलित करना था, मतलब मिलाना था कि कौन सा किसका सिद्धांत है बोल करके, है ना। तो चलिए सबसे पहला को देखिए E.L. थार्नडाइक। जो E.L. जो थार्नडाइक है ना वो उसका जो सिद्धांत है वो प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत हो जाएगा। दूसरा को देखो इवान पावलोव। तो इवान पावलोव का जो सिद्धांत है ना वो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत हो जाएगा। उसके अलावा सी को देखो B.F. स्किनर। तो जो B.F. स्किनर का जो सिद्धांत है ना वो क्रिया प्रसूता अनुबंधन का सिद्धांत हो जाएगा। ये तीनों को आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। उसके अलावा डी को देखो वोल्फगैंग कोहलर दिया है। तो कोहलर का जो सिद्धांत है ना वो सूझ का सिद्धांत दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। थार्नडाइक का जो सिद्धांत है वो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत हो जाएगा। इवान पावलोव का जो सिद्धांत है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत हो जाएगा। B.F. स्किनर का जो है वो क्रिया प्रसूता का सिद्धांत हो जाएगा। और वोल्फगैंग जो कोहलर है ना उसका जो सिद्धांत है वो सूझ का सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो वरना मैं PDF में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को याद ही रखना है आप लोगों को, अगर दूसरों से आगे बढ़ना है तो याद तो रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 9 को ध्यान से पढ़िए। सीखने से संबंधित कौन सा कथन रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार सही है। ऑप्शन ए, सीखना याद करने की प्रक्रिया है। ऑप्शन बी, ज्ञान निर्माण के लिए सजा महत्वपूर्ण है। ऑप्शन सी, सीखना उद्दीपन और अनुक्रिया के द्वारा होता है। या ऑप्शन डी, सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया महत्वपूर्ण है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया महत्वपूर्ण है, ये करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सीखने से संबंधित कौन सा कथन रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार सही है? तो सीखने से संबंधित जो रचनावादी दृष्टिकोण है ना उसके अनुसार जो सही है वो सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया महत्वपूर्ण है। अगर कोई चीज़ आप लोग सीख रहे हो तो उसमें समाज का भी तो महत्वपूर्ण योगदान होता है। जी हैं, तभी ना आप लोग उनसे अंतःक्रिया कर सकते हो, मतलब तालमेल बिठा सकते हो। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 को ध्यान से पढ़िए। इनमें से कौन सा कथन बच्चों के विकास के संदर्भ में सही है? ऑप्शन ए, विकास अल्प अवधि की प्रक्रिया है। ऑप्शन बी, विकास का तात्पर्य केवल मात्रात्मक पहलू परिवर्तन से है। ऑप्शन सी, विकास का तात्पर्य केवल गुणात्मक पहलू में परिवर्तन से है। या ऑप्शन डी, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो इनमें से कौन सा कथन बच्चों के विकास के संदर्भ में सही है बोला है। विकास के संदर्भ में पूछा है, और विकास के संदर्भ में जो है ना जो विकास होता है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब जन्म से लेकर के मृत्यु तक की जो है ना विकास वो हमेशा चलते रहता है। मतलब पर डे आप लोग कुछ ना कुछ सीखते रहते हो ना, अपने आप में कुछ ना कुछ जोड़ते रहते हो ना, तो वही विकास है। मतलब आप लोग का जो मैच्योरिटी लेवल का बढ़ना, आप लोग किसी ज्ञान को, नए जो ज्ञान है उसको सीखते हो, तो ये सारा चीज़ विकास के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है। और एक प्रश्न जो आता है ना वो विकास और वृद्धि में अंतर पूछा जाता है। ठीक है। तो विकास होता है वो गुणात्मक प्रक्रिया होता है। मतलब आप लोग का जो मैच्योरिटी लेवल का बढ़ना है ना वो विकास का गुणात्मक प्रक्रिया होता है, मतलब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होता है विकास। और अगर मैं वृद्धि के बारे में बात करूँ ना तो वृद्धि जो होता है वो मात्रात्मक प्रक्रिया होता है। मात्रात्मक कहने का मतलब ये है कि आप लोगों का हाथ का बढ़ना, पैर का बढ़ना, मतलब आप लोगों का हाइट का बढ़ना, वजन का बढ़ना, नाखून का बढ़ना, बाल का बढ़ना, ये सारा चीज़ जो है ना वो मात्रात्मक होता है, वृद्धि कहलाता है वो। ठीक है। और जो गुणात्मक प्रक्रिया जो होता है ना उसे हम लोग बोल सकते हैं आप लोगों के मैच्योरिटी लेवल का बढ़ना। ठीक है। तो वो कहलाता है आप लोग का विकास। और विकास जो है वो निरंतर चलने वाली जो प्रक्रिया है इसके बारे में भी ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा क्यों बताता हूँ, क्योंकि देखो हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों से जो प्रश्न आप लोग पढ़ रहे हो वही प्रश्न पूछा जाए। अगर विकास और वृद्धि में अंतर दे करके पूछा जाए तो आप लोग क्या बता पाओगे? अगर मैं इस प्रकार से बोलूँगा और समझाऊँगा आप लोगों को तो ही ना आप लोग अच्छे से बता पाओगे ना। तो इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं आप लोगों को केवल उस प्रश्न को नहीं करता, उस प्रश्न से रिलेटेड सारी चीज़ों को आप लोगों को बताते हुए चलता हूँ। ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 को ध्यान से पढ़िए। किसी कक्षा में लर्निंग कॉर्नर के महत्व के संबंध में गलत कथन को चुनिए। ऑप्शन ए, लर्निंग कॉर्नर से अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जा सकता है। ऑप्शन बी, लर्निंग कॉर्नर शिक्षक केंद्रित प्रक्रिया का एक आवश्यक अंग है। ऑप्शन सी, लर्निंग कॉर्नर से शैक्षिक वातावरण का निर्माण होता है। या ऑप्शन डी, लर्निंग कॉर्नर से नीरस विषय को रुचिकर बनाया जा सकता है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। लर्निंग कॉर्नर शिक्षक केंद्रित प्रक्रिया का एक आवश्यक अंग है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? किसी कक्षा में लर्निंग कॉर्नर के महत्व के संबंध में गलत कथन को चुनिए बोला है। गलत कथन, जो गलत कथन को चुनिए बोला है तो गलत ही ना लोगे जी आप हैं, और जो गलत है वो ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। कैसे? लर्निंग कॉर्नर शिक्षक केंद्रित प्रक्रिया का एक आवश्यक अंग है, ये गलत हो जाएगा। जो लर्निंग जो कॉर्नर जो है ना वो शिक्षक केंद्रित का अंग नहीं है। ठीक है। वो जो होगा ना वो अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए काम आता है, उसके अलावा शैक्षिक वातावरण का निर्माण करने के लिए काम आता है, उसके अलावा नीरस जो विषय है उसको इंटरेस्टिंग मतलब अच्छा बनाने के लिए भी काम आता है। लेकिन शिक्षक की जो प्रक्रिया है ना, मतलब शिक्षण केंद्रित की जो प्रक्रिया है उसका आवश्यक अंग नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है, जो गलत है ना, वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 को ध्यान से पढ़िए। नीचे लिखे कथनों को ध्यान में रखकर सही विकल्प चुनें। पहला कथन 1 को दिया है उसको पढ़ो। व्यक्ति जिस क्रिया को बार बार करता है उसे शीघ्र सीख जाता है। कथन दूसरा को पढ़ो। यह सीखने के तत्परता का नियम की व्याख्या है।
ऑप्शन ए कथन एक सत्य है और कथन दो असत्य है, ऑप्शन बी कथन एक असत्य है कथन दो सत्य है, ऑप्शन सी कथन एक व कथन दो दोनों सत्य है, या ऑप्शन डी कथन एक व कथन दो दोनों असत्य है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। ये तो इजी है यार, ध्यान से पढ़ोगे तो आप लोगों के लिए। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। कथन एक सत्य है और कथन दो असत्य है। कैसे? तो नीचे लिखे गए कथन को ध्यान से पढ़िए बोला है। कथन एक को पढ़ो, व्यक्ति जिस क्रिया को बार बार करता है उसे शीघ्र से सीख जाता है। मैंने आप लोग को थ्योरी में भी समझाया था ना कि अगर किसी चीज़ को बार बार करोगे तो आप लोग जल्दी सीख जाते हो। और कथन दूसरा को पढ़ो, यह सीखने के तत्परता के नियम की व्याख्या है। तो ये सीखने की तत्परता के नियम की व्याख्या नहीं करता, ये गलत हो जाएगा। ये सीखने के ना अभ्यास के नियम को भी व्याख्या करता है। और थार्नडाइक का जो है ना वो अभ्यास के नियम में मैंने आप लोग को क्या बताया था कि अभ्यास नियम में जो है ना वो व्यक्ति जिस कार्य को बार बार करता है, बार बार अभ्यास करेगा, उसे शीघ्रता से सीख जाएगा। तो ये अभ्यास का नियम होगा, ना कि तत्परता का नियम। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अभ्यास का नियम होता ना तो वो करेक्ट होता दोनों को, लेकिन यहाँ तत्परता का नियम दिया है ना तो जो कथन ए है वो सत्य हो जाएगा और कथन जो दूसरा दिया है वो असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। कथन ए सत्य है और कथन जो दूसरा दिया है ना वो असत्य हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों को समझना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 को ध्यान से पढ़िए। सक्रिय अधिगम होता है ऑप्शन ए खुले छोर वाले प्रश्न करने से, ऑप्शन बी सीखी गई बातों को अपने शब्दों में बताने से, ऑप्शन सी अपने साथियों से चर्चा करने से, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सक्रिय अधिगम है तो सक्रिय जो अधिगम है वो खुले छोर वाले प्रश्नों से भी हो जाएगा, सीखी गई बातों को अपने शब्दों में बताने से भी हो जाएगा, और अपने साथियों से चर्चा करने से भी हो जाएगा। ठीक है, सक्रिय अधिगम का जो मतलब होता है एक्टिव तरीके से आप लोगों को लर्निंग होना, मतलब सीखना। तो ये आप लोगों का जो ऑप्शन नंबर डी है जो है ना उपयुक्त सभी वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यान से पढ़िए। शिक्षण अधिगम सामग्री के उपयोग के उद्देश्य में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए अभिवृद्धि परिवर्तन में सहायता करना, ऑप्शन बी अधिगम को रुचिपूर्ण बनाने में सहायता करना, ऑप्शन सी अवधारणा निर्माण के दुर्गम बनाना, ऑप्शन डी व्यवहारिक प्रयोग को लचीला बनाना। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? शिक्षण अधिगम सामग्री के उपयोग का उद्देश्य में शामिल नहीं है बोला है, निगेटिव आंसर पूछा गया है। ठीक है, तो अगर निगेटिव प्रश्न पूछा गया तो आंसर भी तो निगेटिव लोगे जी हैं। तो निगेटिव जो आंसर होगा वो देखो ऑप्शन नंबर सी अवधारणा निर्माण के दुर्गम बनाना। ठीक है, तो अवधारणा निर्माण को जो है ना वो दुर्गम बनाना वो निगेटिव आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं आप लोगों को ये जो शिक्षण अधिगम सामग्री जो है ना वो क्या होता है, अगर इसे आप लोगों को समझाऊँ ना तो शिक्षण अधिगम जो सामग्री होता है ना वो जब एक शिक्षक बच्चों को पढ़ाता है ना तो पढ़ाने के दौरान उस विषय से संबंधित विभिन्न प्रकार के टूल इंस्ट्रूमेंट, मतलब अलग अलग प्रकार के जो उसका जो पढ़ाने के लिए मददगार कर सकता है, जो दिखा करके पढ़ाया जा सकता है ना, उसे हम लोग शिक्षण अधिगम सामग्री कहते हैं। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊँ ना तो मान लो अगर मैं आप लोगों को पर्यावरण का विषय पढ़ा रहा हूँ और पर्यावरण में अगर पत्तियों के बारे में, जड़ के बारे में पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं क्या करूँगा, आप लोगों को पढ़ाने से पहले ना मैं अपने घर से जो पौधे है उसकी पत्ती और उसके जड़ को लेकर के आऊँगा और पढ़ाते वक्त आप लोगों को दिखाऊँगा कि देखो बच्चों ये जो पौधे की जो पत्ती है वो इस प्रकार की होती है, ऐसे ऐसे इसमें रेशेदार होती है। उसके अलावा देखो बच्चों इसका जो जड़ है जो पौधे का वो इस प्रकार से होता है। अगर मैं दिखा करके पढ़ाऊँगा तो जो बच्चा है वो सरल तरीके से सीख पाएगा ना, और मेरा जो उद्देश्य है वो साकार हो पाएगा ना, जो देख करके सीखना है वो। तो जो आप लोग ये जो फूल और पत्ती जो ले करके जाओगे कक्षा में ना उसे अधिगम सामग्री कहते हैं। ठीक है, अधिगम जो शैक्षिक अधिगम सामग्री है वो कहलाता है ये वाला। ठीक है, और इसमें शामिल नहीं है पूछा, मतलब निगेटिव पूछा है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो निगेटिव हो जाएगा, अवधारणा निर्माण को दुर्गम बनाने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा।
इतना ज़्यादा बताने का मतलब ये है कि किसी भी प्रकार से आप लोगों को प्रश्न पूछे ना तो आप लोग बना सको, इसलिए मैं इतना सारा चीज़ आप लोगों को बताते हुए चलता हूँ। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को ध्यान से पढ़िए। सीखने का कौन सा हस्तांतरण ज्ञान और विचारों के हस्तांतरण को संदर्भित करता है जहाँ सीखने वाला स्थानांतरण करने एक ही व्यवहारिक श्रेणी में रहता है? ऑप्शन ए सकारात्मक स्थानांतरण, ऑप्शन बी कार्य क्षेत्र स्थानांतरण, ऑप्शन सी शून्य स्थानांतरण या ऑप्शन डी शैक्षिक स्थानांतरण। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी क्षैतिज स्थानांतरण करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो चलिए सबसे पहला प्रश्न क्रमांक 15 को ध्यान से पढ़ो। सीखने का कौन सा स्थानांतरण ज्ञान और विचारों के हस्तांतरण को संदर्भित करता है जहां सीखने वाले स्थानांतरण करने में एक ही व्यवहारिक श्रेणी में रहता है? अगर मैं ये प्रश्न क्रमांक 15 को ध्यान से आप लोगों को समझाऊँ ना तो ये कहना चाहता है, अगर आप लोग किसी विषय को पढ़ रहे हो, मान लो अगर आप लोग पर्यावरण को पढ़ रहे हो तो पर्यावरण में जो कुछ भी आप लोग सीखे हो उस सीखने का दूसरे विषय पर उपयोगिता अगर होता है ना तो उसको क्या कहते हैं ये पूछा गया है। ठीक है, तो उसे क्षैतिज स्थानांतरण कहते हैं। कैसे? तो थोड़े से और सरल तरीके से आप लोगों को समझाता हूँ। मान लो मैं आप लोगों को पर्यावरण पढ़ा रहा हूँ और पर्यावरण में आप लोगों को पत्तियाँ और उसके जड़ों के बारे में पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग क्या किए, उसकी पत्ती के बारे में समझे और उसको जड़ कैसा होता है इसके बारे में पढ़े और समझे अच्छे से। और उसके बाद जब मैं आप लोगों को विज्ञान पढ़ाऊँगा ना तो विज्ञान में अगर हम लोग ना पौधे के बारे में पढ़ेंगे ना तो आप लोग जो पर्यावरण जो पढ़े हो उसी ज्ञान को आप लोग इससे रिलेट करके पढ़ोगे कि पत्तियां किसे कहते हैं, जड़ किसे कहते हैं, जड़ में क्या क्या होता है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो ये जो पर्यावरण में जो कुछ भी आप लोग सीखे हो उसको विज्ञान में जब रिलेट करोगे ना, रिलेट करके उसमें ज्ञान को पढ़ोगे ना तो आप लोगों का क्षैतिज स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो डी है क्षैतिज स्थानांतरण वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को समझना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। मैं आप लोगों को हमेशा बोलते रहता हूँ। ठीक है, और जितना मैं समझाऊँ सारी चीज़ को आप लोगों को बताता हूँ इसी वजह से। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 को ध्यान से पढ़िए। मानव में व्यक्तिक विभिन्नताओं के निर्धारण संबंधित है। ऑप्शन ए उनकी आनुवंशिकता में अंतर, ऑप्शन बी आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों में अंतर, ऑप्शन सी आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच सहभागिता या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच सहभागिता जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मानव में व्यक्तिक भिन्नता के निर्धारण के संबंध में, मतलब जो मानव जो होता है ना उसमें प्रत्येक मानव में अलग अलग व्यक्तिक भिन्नता पाई जाती है और इसका जो निर्धारण जो होता है ना वो आनुवंशिकता मतलब जो हेरिडिटी है और जो पर्यावरण मतलब जो इन्वायरमेंट है ना उसके बीच सहभागिता ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 को ध्यान से पढ़िए। कक्षा संचार की शुरुआत खाली स्थान से करना बेहतर है। ऑप्शन ए आज्ञा सुनना, ऑप्शन बी उपाख्यान, ऑप्शन सी असंबंधित प्रश्न या ऑप्शन डी आकस्मिक टिप्पणी। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी उपाख्यान करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो कक्षा संचार की शुरुआत खाली स्थान से करना बेहतर है बोलता है, तो कक्षा संचार का जो शुरुआत है ना वो उपाख्यान से करना बेहतर होगा। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आएगा कि सर ये उपाख्यान क्या होता है? तो उपाख्यान का मतलब ये होता है कि उस विषय से संबंधित, मतलब जो आप विषय पढ़ाने वाले हो, जो टॉपिक आप पढ़ाने वाले हो ना तो उस टॉपिक से संबंधित बच्चों से चर्चा करना, उनसे पूछना कि उस विषय पर उनको क्या नॉलेज है। अगर आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं ना तो मान लो मैं आप लोगों को पर्यावरण पढ़ा रहा हूं और पर्यावरण में वही जड़ और पत्तियों के बारे में पढ़ा रहा हूं, तो आप लोगों को पढ़ाने से पहले मैं क्या करूंगा, कक्षा में आऊंगा और पूछूंगा कि बच्चों आप लोग बताओ कि आप लोग पेड़ पौधों के बारे में क्या क्या जानते हो, अगर जड़ के बारे में क्या जानते हो, पत्तियों के बारे में क्या जानते हो। पहले आप लोगों से उस विषय पर मैं चर्चा करूंगा और उसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाना शुरुआत करूंगा, क्योंकि ऐसे चर्चा करने से मुझे ये पता चल जाएगा कि आप लोगों का नॉलेज कितना है
और आप लोगों को इसमें रुचि कितना है इन सारा चीज़ मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही पढ़ाना जो रहता है वो बेहतर होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर जो बी है उपाख्यान, वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। तो आप लोगों का एक प्रकार से फिर से ये जो कॉन्सेप्चुअल जो प्रश्न है वो फिर से आ गया, तो ध्यान से आप लोग इसको भी पढ़िएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 को ध्यान से पढ़िए। नीचे दो कथन दिए हैं, मतलब ये जो कथन एक को दिया है सबसे पहला आप लोग उसे पढ़ो। संचार को शैक्षणिक संस्थानों सहित समाज को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारकों में से एक रूप में देखा जाता है। कथन दूसरा को पढ़ो। संचार उस मामले के लिए किसी भी समाज की सांस्कृतिक सेटिंग को विकसित करने, बनाए रखने और बदलने में मदद करता है। उपरोक्त कथनों के अवलोकन में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। ऑप्शन ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन बी, कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत है। ऑप्शन सी, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। ऑप्शन डी, कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, आप लोग कथन 1 और कथन 2 को दोबारा पढ़ लीजिए, तभी आप लोगों को ना थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों को ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला कथन 1 को ध्यान से पढ़ो। संचार को शैक्षणिक संस्थानों सहित समाज को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारकों में से एक रूप में देखा जाता है, तो ये तो सही ना होगा जी। हैं उसके अलावा दूसरा को देखो, संचार उस मामले के लिए किसी भी समाज की सांस्कृतिक सेटिंग को विकसित करने, बनाए रखने और बदलने में मदद करती है। तो ये संचार कैसे विकसित करने, बनाए रखने, बदलने में मदद करेगी जो संचार है वो, तो ये जो दूसरा वाला जो कथन है ना वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर जो सी है वो केवल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 को ध्यान से पढ़िए। संचार के संदर्भ में शिक्षण और सीखने के अधिकांश ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ऑप्शन ए तुल्यकालिक, ऑप्शन बी अतुल्यकालिक, ऑप्शन सी विशिष्ट समय सीमा के लिए, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी अतुल्यकालिक जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? संचार के संदर्भ में शिक्षण और सीखने के अधिकांश ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, तो संचार के जो संदर्भ में जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ना, वो आप लोगों का अतुल्यकालिक करेक्ट हो जाएगा। अब आप लोगों के मन में सवाल आएगा कि ये अतुल्यकालिक क्या होता है। अतुल्यकालिक का जो मतलब होता है वो ना त्वरित संदेश में शामिल होता है, मतलब त्वरित संदेश के लिए ना अतुल्यकालिक जो प्लेटफॉर्म है वो काम आता है। मतलब जो हमारा जो सोशल मीडिया है ना, उसे अतुल्यकालिक में जो होता है ना वो शामिल होता है, ठीक है। जैसे हम लोग ऑनलाइन किसी प्रकार के प्लेटफॉर्म में शामिल होकर के जो देखते हैं ना ऑनलाइन वीडियोस वगैरह ऑनलाइन ना, तो वो अतुल्यकालिक में आता है, ठीक है। संचार के संदर्भ में शैक्षणिक और सीखने का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आता है ये वाला, ठीक है। और इसको अधिकतर जानना है ना तो एक बार गूगल में सर्च मार लीजिएगा ना, तो और बेहतर तरीके से इसके बारे में आप लोग समझ पाओगे, ठीक है। और ये जो अतुल्यकालिक जो है ना, वो त्वरित संदेश प्राप्त करने में बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 20 को ध्यान से पढ़िए। एक शिक्षक अपने छात्र से मधुर संबंध किस प्रकार से स्थापित करता है? ऑप्शन ए, उन्हें सदैव हंसी मजाक करके। ऑप्शन बी, उनसे उचित दूरी बनाकर। ऑप्शन सी, उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उनका निदान करके, या ऑप्शन डी, छात्र को अपना परम मित्र बनाकर। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उनका निदान करके। मुझे पता है कि अधिकतर लोगों ने ना ऑप्शन नंबर सी को ही करेक्ट लिए होंगे, ठीक है। क्योंकि एक जो शिक्षक होता है ना, अपने छात्रों से मधुर संबंध के लिए क्या स्थापित करना पड़ता है, तो बच्चों की जो समस्या है उनको सुनोगे ना, और सुनने के बाद उसका निदान ही ना करोगे, जी हाँ उसका निराकरण करोगे, तभी ना बच्चों की नज़र में आप एक अच्छा शिक्षक बन पाओगे। और बच्चा जो होता है वो आप ही को देख करके ही वो सीखता है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो सी है ना, वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 21 को ध्यान से पढ़िए। शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन ए, भाषा कौशल का विकास। ऑप्शन बी, सामाजिक नागरिकता का विकास। ऑप्शन सी, दंड देना, या ऑप्शन डी, व्यक्तित्व विकास। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी व्यक्तित्व विकास करेक्ट हो जाएगा। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है बोला है, तो जो शिक्षा का एक जो प्रमुख उद्देश्य है ना वो व्यक्तित्व का विकास है। मतलब जो आप लोगों का जो बच्चों का जो चहुमुखी विकास है ना, उसके व्यक्तित्व का विकास है ना, वो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य हो जाता है, ताकि आगे चल कर के वो जो बालक है ना वो हमारे समाज का, हमारे देश का नाम रोशन कर सके। तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी कि उसके व्यक्तित्व का विकास हो सके ताकि वो अच्छा राह पर चल सके। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो डी है ना वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 22 को ध्यान से पढ़िए। कक्षा अध्यापन किसका परिणाम है? ऑप्शन ए अध्यापन प्रशिक्षण, ऑप्शन बी अनुभव, ऑप्शन सी विषय वस्तु पर अधिकार और अच्छा संप्रेषण, या ऑप्शन डी बच्चों से मित्रतापूर्ण व्यवहार। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। विषय वस्तु पर अधिकार और अच्छा संप्रेषण करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कक्षा अध्यापन किसका परिणाम है? तो अगर आप लोग एक शिक्षक होने के नाते कक्षा में जब अध्यापन करते हो तो वो किसका परिणाम होगा? क्यों पढ़ाते हो आप और कैसे पढ़ाते हो आप? जब आप लोगों को एक शिक्षक होने के नाते विषय वस्तु पर अच्छा अधिकार होगा, अच्छा पकड़ होगा, और जब आप लोग बच्चों के सम्मुख अच्छा संप्रेषण करोगे, मतलब उचित जो लैंग्वेज है, उचित जो भाषा है उसका प्रयोग करोगे ताकि बच्चे अच्छे से सीख पाए, तो ये जो है वो जो कक्षा अध्यापन का ही परिणाम ना होगा जी। हैं, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो सी है ना वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 23 को ध्यान से पढ़िए। सीखना एक खालिस्तान और खालिस्तान प्रक्रिया है। ऑप्शन ए सरल और व्यक्तिगत, ऑप्शन बी जटिल निष्क्रियता, ऑप्शन सी जटिल सक्रिय, या ऑप्शन डी सरल रेखीय। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। थोड़ा सा रख रख करके देख लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए क्या इसका आंसर हो सकता है, और बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सीखना एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। ठीक है, देखो जब आप लोग किसी चीज़ को सीखना चाहोगे ना तो शुरुआती में आप लोगों को कोई भी चीज़ जटिल लगेगा, मतलब कठिन लगेगा वो चीज़, और उसके अलावा अगर सक्रिय प्रक्रिया से आप लोग सीखोगे ना तो बहुत जल्दी सीख पाओगे। तो ये जो लाइन है ना वो साफ साफ बोला है कि सीखना एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है, ये बोला गया है। ठीक है, और अगर आप लोग देखोगे ना तो 2023 शिक्षक भर्ती में भी पूछा गया था, तो ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 24 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का वक्र नहीं है? ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन बी संयोजन प्रकार, ऑप्शन सी अवतल, या ऑप्शन डी अनुदैर्ध्य। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी जो है अनुदैर्ध्य वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो निम्नलिखित में से कौन सा सीखने की वक्र नहीं है बोला है। जो सीखने का जो वक्र नहीं है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी जो अनुदैर्ध्य है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास के अंतिम प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। ठीक है, ज्ञान का अर्थ है ऑप्शन ए सीखना, ऑप्शन बी रटना, ऑप्शन सी समझना, या ऑप्शन डी सूचना संग्रह और पुनर्प्राप्ति। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा, सीखना। कैसे? तो ज्ञान का अर्थ है, तो ज्ञान का जो अर्थ है वो सीखना ही ना होगा जी। हैं, किसी भी चीज़ को जब आप लोग सीखते हो तभी ना आप लोगों को ज्ञान प्राप्त होता है, ऐसे ही थोड़ी ना प्राप्त हो जाता है जी। हैं, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर ए सीखना करेक्ट हो जाएगा। ज्ञान का जो अर्थ है वो सीखना हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार की जब भी मैं कंटिन्यू आप लोगों का क्लास लेकर आऊँ ना तो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले और आप लोग प्रॉपर टाइम पे अपना क्लास ले पाओ और अपनी तैयारी जो है बेहतर तरीके से कर पाओ। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, चलिए मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट क्लास में फिर से हम लोग।